तो बच्चों हम देखेंगे कुछ उदाहरण जो कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है। महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं और उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 और 80 किलोग्राम है। उनके बीच का गुरुत्वीय बल कितना होगा। अब जरा हम इसको साइड में समझते हैं। मान लीजिए ये महेंद्र हैं, इनको हम m से लिखते हैं, और ये विराट हैं, इनको v से लिखते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी बेटा 1 मीटर की है। महेंद्र का वज़न है 75 किलो है और विराट का वज़न है 80 किलो। ठीक है, अब इनके बीच में हमें जानना है कि गुरुत्वीय बल कितना लगता है। अब थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा, गुरुत्वीय बल फार्मूला क्या, G m1 m2 बटे r² है ना। तो देखो r का वैल्यू दिया है 1 मीटर, m1 75 किलो दिया है, m2 80 किलो दिया है, g का वैल्यू हमें याद होना चाहिए हमेशा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है ना बेटा। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको हम रखेंगे उसके जगह पे, और जैसे रखेंगे हमें कितना मिला, टोटल बल कितना मिला, जो गुरुत्वीय बल है 4.002 × 7⁻7 न्यूटन। सो महेंद्र और विराट के बीच की गुरुत्वीय बल ये है। यह बल नगण्य है, मतलब बहुत कम है ना, निगेटिव बेटा बहुत कम है। तो यदि महेंद्र और जिस बेंच पर वो बैठा है उस बीच का घर्षण बल 0 हो तो इस गुरुत्वीय बल के कारण महेंद्र विराट की ओर सरकेगा। उसका त्वरण और उसके सरकने का वेग हम न्यूटन के समीकरण के उपयोग के याद कर सकते हैं। बट उनके बीच में जो गुरुत्वीय बल है, जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या बहुत ही कम है। ठीक है बेटा। अब दूसरा उदाहरण उसी को कनेक्ट करते हुए उदाहरण लिया गया है, मतलब थोड़ा और आगे डिटेल में जाते हैं हम लोग। उपयुक्त उदाहरण में महेंद्र की बेंच घर्षण रहित होगी तो, मतलब जैसे अगर आप किसी चीज़ पे बैठे हो, घर्षण कर रहे हो तो आराम से घिसते हुए चले जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। जैसे होता है ना, वो सरकने वाला होता है, उसमें बैठ जाओगे तो नीचे सरक के आ जाते हो, लेकिन अगर वही खुरदुरा होता तो बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं, है ना। तो होगी तो विराम अवस्था से शुरू होने पर 1 सेकंड के बाद महेंद्र का विराट की ओर सरकने का वेग कितना होगा। क्या यह वेग समयानुसार बदलेगा। तो है बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट है बहुत सिंपल। अब तुमको पता है महेंद्र पर प्रयुक्त बल अभी हमने ये कैलकुलेट किया था 4.002 × 7⁻7। महेंद्र का द्रव्यमान कितना है 75 किलो। कितना द्रव्यमान है 75 किलो, उसके हिसाब से चलेगा। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार महेंद्र के ऊपर बल के कारण होने वाला त्वरण, ए क्या होता है बेटा त्वरण, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये फोर्स हो गया आपका, बल हो गया, और ये द्रव्यमान हो गया आपका। डिवाइड कर दिया कितना त्वरण कितने हिसाब चल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये त्वरण भी बहुत कम है ना। तो न्यूटन के पहले समीकरण का उपयोग करके महेंद्र का 1 सेकंड बाद का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ये फार्मूला बेटा पता है अच्छे से। क्या फार्मूला बेटा, v = u + at है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग है। तो हमेशा क्या होता है जब कोई चीज़ स्टार्ट होने वाली होती है तो प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। ये जो u है, ये जो है आपका u वाला पार्ट, ये प्रारंभिक वेग है और ये मोस्टली 0 होता है। मोस्टली क्या मैक्सिमम 0 होता है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी स्पीड में आने से पहले तो 0 ही होता है ना उसका स्पीड, तो हम 0 लेते हैं। तो ये 0 हो गया। अब रख दो यहाँ पे, 1 सेकंड बाद ये समय है आपका, और ये त्वरण आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। देख सकते हो कि ये त्वरण मतलब एक्सेलरेशन भी कितना कम है। तो ये अत्यंत धीमा वेग और वह भी घर्षण के अभाव में ही संभव है। तुम्हें ये पता चला ही होगा। यह वेग त्वरण के कारण बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार समयानुसार महेंद्र विराट के समीप सरकने के कारण उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे बीच की दूरी कम होती जाएगी, देखो गुरुत्वाकर्षण नियम से उसका निम्नानुसार गुरुत्वीय बल बढ़ते जाएगा, और उस कारण न्यूटन के दूसरे नियम अनुसार त्वरण भी बढ़ते जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, फार्मूला एक ही है, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे अब क्या आप जानते हैं बेटा, ये बॉक्स पिंक वाला बॉक्स है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी हमें दी जाती है। अब देख सकते हो यहाँ पे चंद्रमा, ये हमारा मून है, एंड दिस इज़ आवर अर्थ। ज्वार-भाटा आपको पता ही होगा, हाई टाइड एंड लो टाइड, है ना। तो समुद्र में नियमित रूप से आने वाले ज्वार और भाटे के बारे में आपको पता ही चला होगा।
किसी किनारे के समुद्र के पानी का स्तर दिन भर में नियमित समयावधि के बाद 2 बार बढ़ता है और 2 बार कम होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वार भाटे का समय भिन्न होता है। समुद्र के जल का स्तर चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण बदलता है, इतना याद रखना बेटा। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और धरती जो है हमारे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगर चंद्रमा घूम रहा है, उसके नज़दीक आने की वजह से ज्वार भाटा आ सकता है, और वही होता है। इस बल के कारण चंद्रमा की दिशा में स्थित पानी ऊपर उठता है, इसी कारण उस स्थान पर ज्वार आता है। देख सकते हो, जैसे अगर चंद्रमा इस दिशा में है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये लेवल दिख रहा है उठा हुआ है पानी का, तो यहाँ ज्वार। अगर ये चंद्रमा यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ज्वार आ रहा है तो पानी सब इस साइड आ रहा है बेटा, तो जब पानी कम होगा तो इधर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भाटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री पे है टोटल, जैसा इसमें बताया 90 डिग्री पे है यहाँ पे, तो वही लिखा हुआ है। पृथ्वी के 90 अक्ष की कोण पर स्थित पृथ्वी के स्थान पर पानी का स्तर कम होता है, वहाँ पे भाटा आता है। समझ में आया बेटा? सबको समझा ये बात? ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या बेटा हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब तो पहले ये समझ लो कि पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। इसका मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, कहाँ आती है वो, कहाँ आती है, नीचे की तरफ गिरती है। मतलब अर्थ के पास इतना पावर है कि वो हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पृथ्वी खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। 36 के लंबवत दिशा में सीधा ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा? वह समय अनुसार बदलेगा। किस प्रकार बदलेगा? वो पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता, थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पूरा नीचे क्यों आ जाता है? उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। 9वीं तक आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, v=u+80 है ना, v² = u² + 2s, s=ut+12 80² है कि नहीं बेटा। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों ने पढ़े थे, इसके डेरिवेशन भी किया था। इन सारे फार्मूला में सिर्फ एक जगह चेंज होने वाला, जो हमारा a है वो हमारा त्वरण है, वो चेंज हो जाएगा g से, जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि बेटा यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। और ये जो त्वरण वाला पहला वाला पार्ट था वो रोड के ऊपर था कि आगे चल रही है पीछे चल रही है। गुरुत्वीय त्वरण कब काम करेगा, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या तो नीचे की तरफ जा रहा है। और हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर की तरफ जाओगे तो चीज़ें निगेटिव होती जाएंगी, है ना। देखते हैं अभी। पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों के गुरुत्वीय बल को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु 36 के लंब दिशा में नीचे गिरती है। इस प्रकार जब कोई पत्थर 36 लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंके जाते हैं तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। उस बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगता है ना। उदाहरण दिया हुआ है, देखो। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंडों को आकर्षित करता है, अर्थात पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार सेब भी पृथ्वी को अपने उतने ही बल से आकर्षित करता है। फिर सेब पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, फिर सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है, पृथ्वी सेब पर क्यों नहीं गिरती? क्योंकि आप समझ सकते हो बेटा ना, पृथ्वी का साइज़ बड़ा है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। सेब का साइज़ छोटा है तो उसके हिसाब से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो आकार उसमें मैटर करता है। देखो, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा पर प्रयुक्त होने वाले के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के लिए भी घटित होता है। चंद्रमा पर यह बल प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले कृत्रिम उपग्रह के लिए भी यह घटित होता है। चंद्रमा जो हमारा है वो नेचुरल उपग्रह है, मतलब आप समझ रहे हो। और कृत्रिम उपग्रह जो होता है, जो हम भेजते हैं ऊपर, उपग्रह पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं, उन्हें पृथ्वी खुद की ओर आकर्षित करती है और वे सेब की तरह पृथ्वी पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों की उनकी कक्षाओं में वेग के कारण होता है। यदि यह वेग नहीं होता तो वो पृथ्वी पर गिर जाता है। तो बेटा वेग होना भी ज़रूरी है। जैसे आप एक
ऐसा थाली ले लो, गोल थाली ले लो, उसके में थोड़ा गड्ढा रहे, और एक कांचा ले लो, गोली, बचपन में खेलते हैं ना गोली, उसको ऐसा जोर से उसमें घुमा दो तो नीचे नहीं जाएगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा, पहले वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, जब उसका वेग एकदम स्लो हो जाएगा तब जाके वो नीचे की तरफ जाके रुकेगा। और वेग ज़्यादा तो बेटा घूमते रहेगा ना, हाँ याद रखना है बात। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल है। महेंद्र पर होने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण याद कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है m1 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का रेडियस त्रिज्या दिया गया बेटा, इसको हमें याद रखना। अगर आपको याद करने में तकलीफ है तो आप बोल सकते हो 4600 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या उसके केंद्र से। महेंद्र का जो द्रव्यमान है वो कितना, 75 किलो। अब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जी की, कैपिटल जी की वैल्यू F(g1) g m1 m2 अपॉन r², बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यह बल महेंद्र विराट के बीच गुरुत्वीय बल के कितने गुना बेटा, 1.8 × 10⁹ गुना, मतलब पृथ्वी की वजह से ये बल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हमें अपना वजन फील होता है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को वहाँ पे भी किया गया तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, पृथ्वी अपने आसपास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। यह नियमानुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात 36 के लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, अब हमें जी का वैल्यू निकालना बेटा। अब हमें सबको पता 9.8 होता है, बट फिर कैसे कैलकुलेट किया हमें देखना है। चलो मान लेते हैं न्यूटन के नियम अनुसार पृथ्वी के केंद्र से r की दूरी पर स्थित m द्रव्यमान वाले पिंड का गुरुत्वीय बल F तथा उस पिंड में उत्पन्न त्वरण को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, F = gmm अपॉन r², m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब m = mg हमें बहुत पहले से पता है, मास इंटू एक्स। जैसे अभी अगर आपने सीधा इक्वेशन किया रहेगा तो आपने पढ़ा रहेगा F = ma, बरोबर है। ये जो हमारा था त्वरण था, मैंने बोला था a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, g से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों F और F सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो। जब दोनों को आपने यहाँ पे इक्वेट किया तो कुछ कैंसिल होगा बेटा, m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, g = gm अपॉन r²। g का वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू आपको पता ही है। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया और जी की वैल्यू इतनी दी गई है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.77, हम इसको लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना बेटा कि यह त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा उसके त्रिज्या r पर निर्भर करता था। पृथ्वी के किसी भी पिंड के लिए समान होता है, पिंड के किसी भी गुणधर्म पर निर्भर नहीं करता, याद रखना। ठीक है, अब अलग अलग जगह पर ये जी का वैल्यू हम चेक करेंगे, कम होता है, ज़्यादा होता है या चेंज होता है। ठीक है बेटा, अब समझो जी के मान में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर परिवर्तन, मतलब पृथ्वी के धरातल पे हमको पता है। क्या पृथ्वी के पृष्ठ भाग के सभी स्थानों पर जी का मान सेम होता है? उसका उत्तर नहीं है। इसका कारण यह है पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अगर पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल होता तो हर जगह से त्रिज्या की वैल्यू सेम होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है ना। तो कहीं पे त्रिज्या आपको समझ में आ रहा है, कहीं पे त्रिज्या कम होगी, कहीं पे त्रिज्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से मतलब मैं ये नहीं बोला पूरा ओवल शेप है, बट गोल तो नहीं है। जैसा कि इसमें बताया गया, आप देख सकते हो पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है ना। इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी की केंद्र से दूरियां उस बिंदु को स्थानानुसार बदलती रहती हैं। पृथ्वी के स्वयं के परिध घूमने के कारण उसका आकार ध्रुव के पास थोड़ा सा चपटा और भूमध्य रेखा के पास थोड़ा सा फूला। आप देख सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ थोड़ा सा चपटा होता है और यहाँ पे थोड़ा सा उभरा होता है ना। तो अब समझो बात को। अतः जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक 9.8 और वहाँ से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय उसका मान कम होते होते जाता है। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम अर्थात 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
ठीक है। अब दूसरा है पृथ्वी की ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु के केंद्र से बिंदु बढ़ते जाती है और समीकरण 5 के अनुसार जी का मान क्या होने लगता है। समीकरण 5 ढूंढ लेते हैं, ये देख लिया आप यहाँ पे। अब नीचे जो आर दिया है, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, देखो लिखा है ना यहाँ पे, यदि पिंड जो है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित होगा तो आर क्या होगा, आर के इक्वल होगा, और पृथ्वी की त्रिज्या और इसलिए पृष्ठभाग जी का मान निम्नानुसार होगा। तो अब जरा समझो बात को कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, एक सेकंड, ठीक है बेटा, तो ये इसका केंद्र और पिंड यहीं पे था, तो इतनी दूरी ली जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ऊपर जाते समय अगर मान लो पिंड जो है थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आर है और साथ में इतना भी डिस्टेंस में ऐड करना पड़ेगा, तो आर प्लस एच हो जाएगा, है ना। तो जब ये हाइट बढ़ जाएगा तो जी का वैल्यू कम होने लगेगा। तो यहीं पे लिखा है पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण उस ऊंचाई के कारण जी में होने वाला परिवर्तन अल्प होता है। उदाहरण पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर बेटा, तो खुद यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी 4600 किलोमीटर है, और तो आपने थोड़ा 8 से 10 किलोमीटर भी रखा तो ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो फिर भी थोड़ा तो असर पड़ेगा ना, जी के वैल्यू पे थोड़ा तो एडिशन होगा, बट उतना असर नहीं पड़ेगा बेटा। पृथ्वी के पृष्ठभाग से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पड़ने वाले हवाई जहाज के पृथ्वी के केंद्र से 10 किलोमीटर से बढ़ने के कारण जी के मान में परिवर्तन क्या है, नगण्य है। अब जब पृथ्वी का ही रेडियस, अब भाई आप जरा समझ लो बात को, अगर पृथ्वी का ही रेडियस या पृथ्वी की खुद की त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 6400 किलोमीटर, तो अगर आप थोड़ा ऊपर चले गए इस सरफेस से 8 से 10 किलोमीटर तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला, मतलब बहुत कम माना जाएगा उसको, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो परंतु जब हम किसी कृत्रिम उपग्रह का विचार करते हैं तब हमें पता है कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्पेस में है और बहुत ऊंचाई पे है, तब पृथ्वी के पृष्ठभाग से उसकी ऊंचाई जी के कारण परिवर्तन में ध्यान देना पड़ता है। अब देख सकते हो यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठभाग औसत 0 तो 9.81 होगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है, 8.81। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई 8.8 किलोमीटर, तो 9.8 थोड़ा कम हो गया। मानव निर्मित गुब्बे द्वारा प्राप्त की गई सर्वाधिक ऊंचाई 36.6 किलोमीटर, थोड़ा देखो और कम हो गया। अंतरिक्ष यान की कक्षा 400 किलोमीटर और कम हो गया। यातायात उपग्रह की कक्षा 35,700 किलोमीटर, कितना कम हो गया बेटा। इसके लिए बोला जाता है जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नहीं होता, इसके लिए हम वहाँ पे आराम से उड़ सकते हैं, बिकॉज पृथ्वी हमको अपनी तरफ नहीं खींचती, है ना। आपने देखा रहेगा एस्ट्रोनॉट जो होते हैं जो स्पेस मिशन पे जाते हैं, है ना, वो उड़ते रहते हैं। हमें कितना अच्छा लगता है उनको उड़ते हुए देख के, हमें लगता है हमें भी उड़ना चाहिए, है ना। ओके, सो अब आगे क्या है बेटा, गहराई के अनुसार परिवर्तन। तो पृथ्वी के अंदर जाते समय जी के मान में परिवर्तन होते जाता है। समीकरण 5 के अनुसार आर का मान कम होते जाता है, उसमें जी का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण, देखो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, G=GM/r²। तो ये जो वैल्यू है ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये धरती का केंद्र है, 6400 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे पिंड था, ठीक है। अब आर की वैल्यू अगर कम होती जा रही, पिंड और नज़दीक आते जा रहे केंद्र की तरफ, तो ये कम होगा। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं बेटा, क्यों, देखो। लेकिन पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल का प्रयुक्त होने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता है। क्योंकि अब जरा ध्यान से देखो, जब आप और नज़दीक जा रहे हो तो पृथ्वी के जो भाग है उसका भी तो वैल्यू कम होते जाता है कि भैया अगर पिंड यहाँ पे तो इतना ही माना जाएगा, इतना ही एरिया लिया जाएगा, पिंड यहाँ पे तो इतना एरिया लिया जाएगा, पिंड यहाँ पे तो इतना एरिया लेगा। तो जितना आप हाइट कम करते जा रहे हो उतना पृथ्वी का हिस्सा भी कम होते जा रहा है उस गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से। तो 5 में उपयोग किए जाने वाले m का मान भी बदलता है, तो आपका जो m का वैल्यू है वो भी कम होगा। तो अगर m कम होगा तो g कम होगा, r कम होगा तो g बढ़ेगा। तो एक तरह से r क्या, g का वैल्यू क्या होता है, ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। इनके एकत्रित प्रभाव कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान कम होते जाता है। बट प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के द्रव्यमान त्रिज्या विभिन्न होता है। समीकरण 6 उसके पृष्ठभाग पे जी का मान भी विभिन्न होता है। चंद्रमा और गुरुत्वीय बल
पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का एक सष्टांग होता है, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? देखो जो गुरुत्वीय बल है पृथ्वी का, वो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी का 1/6 गुना होता है, 1/6 होता है। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी का बल है, ठीक है, पृथ्वी का बल जो होता है चंद्रमा के 6 गुना होता है, याद रखना। अगर चंद्रमा का निकलना तो 1/6 बाई पृथ्वी हो जाएगा, है ना। इसी कारण हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा ऊंची कूद मार सकते, क्योंकि वहाँ पे 6 गुना कम है ना बेटा। अब आगे बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम कंफ्यूज रहते हैं द्रव्यमान तथा भार। देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में हम दोनों को सेम यूज़ करते हैं, बट यहाँ में कुछ चीज़ें अलग होती है। द्रव्यमान क्या होता है बेटा? किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसकी SI इकाई किलोग्राम है। द्रव्यमान अदिश राशि है, उसका मान सर्वत्र समान होता है। दूसरे अन्य ग्रह पर भी मान बदलता नहीं। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अब भार, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है उससे हम भार कहते हैं। m द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F समीकरण के अनुसार कैसा होता है? देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे F = mg मिल गया। तो बेटा ये जो हो गया ये आपका भार हो गया, और आपका ये द्रव्यमान है। तो ये बेटा याद रखना ये बात, और जी की वैल्यू तुमको पता ही यहाँ से, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है, m द्रव्यमान वाले पिंड पर भार mg होता है। भार या बल होने के कारण SI इकाई न्यूटन है इसकी। इस प्रकार क्योंकि फोर्स है ना बेटा, फोर्स की इकाई जो है न्यूटन होती है, तो भार की इकाई भी हम न्यूटन रखते हैं। होने के कारण या सदिश राशि, इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जी का मान सर्वत्र समान न होने के कारण पिंड का भार भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, परंतु उसका द्रव्यमान सदैव सभी स्थानों पर एक समान, क्योंकि वो चेंज होता नहीं बेटा, वो सदिश राशि है, ठीक है। सॉरी वो अदिश राशि है, याद रखो ये। तो बोलचाल की भाषा में हम भार तथा द्रव्यमान दोनों के लिए एक ही भार शब्द का उपयोग करते हैं। किसी पिंड का भार kg में अर्थात द्रव्यमान की इकाई मापते हैं, परंतु जब हम वैज्ञानिक भाषा में ऐसा कहते हैं तो राजीव का भार 75 किलोग्राम है, मतलब हम वेट की बात करते हैं, हम राजीव का द्रव्यमान बता रहे होते हैं। बेसिकली किलोग्राम जो यूनिट है वो द्रव्यमान का यूनिट है, और भार का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो अगर निकालना है तो कैसे कर सकते हैं? तो 25 किलोग्राम द्रव्यमान पर जितना गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होगा उतना राजीव का भार होता है। इसे हम कैसे कर सकते हैं? m तो अपने पास हो गया 75 किलो, और जी का वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई करो 735 न्यूटन, ये उसका भार है। याद रहेगा बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न सॉल्व किए गए हैं, वो हमें करने हैं सॉल्व। पृथ्वी के पृष्ठ भाग से ऊपर जाने पर आपका भार स्थिर रहेगा? नहीं, तो गुरुत्वीय बल धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आपका भार और क्या होता जाएगा? फॉर्मूला देख लो, F = mg। इसी को हम W भी मानते हैं, भार भी मानते हैं, है ना। तो अगर जी का वैल्यू कम होता जाएगा तो भार भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा यहाँ पे, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 750 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो मैंने तो आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल होता है वो 1/6 होता है पृथ्वी का। अब देख लेते हैं, पृथ्वी पर भार उस पर 750 न्यूटन है, पृथ्वी का जो मास है वो, और चंद्रमा के मास का क्या है? m/me/mm 81 है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/3.7 गुना है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका 3.7 हो गया। अब पृथ्वी पर उसका भार mg ले लो 750, और g आपको वैल्यू पता ही है, mg/me/re²। तो m का वैल्यू निकल गया 750/re² और g/me। व्यक्ति का चंद्रमा पर भार mg/mm/r²। बेटा ये वही फार्मूला है, ये वही फार्मूला है, g/m1m2/r²। यहाँ पे एक बार व्यक्ति को हम चंद्रमा के ऊपर देख रहे हैं और एक बार व्यक्ति को हम धरती के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी उसका भार हमने कैलकुलेट कर लिया mg, क्योंकि फार्मूला तो था F = mg। तो F का वैल्यू अपने पास ये है और mg = हो गया, g का वैल्यू तुमको पता ही है, तो ये m ही निकालना है आपको। यहाँ पे भी वही है, और क्योंकि पृथ्वी भार 750 न्यूटन दिया हुआ है तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया हुआ है। अब इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद हमें कितना आएगा? 126.8 न्यूटन। हमने पता चंद्रमा भार पृथ्वी के भार का 101/6 गुना है, तो पिंड का चंद्रमा पर भार कितना होगा? mg हम लिख सकते हैं, अर्थात चंद्रमा पर त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/6 गुना है।
ठीक है। अब क्या आप जानते हैं, अब ये गुरुत्वीय तरंगे ये आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे मुक्त पतन या फ्री फॉल। अब बात की गहराई को समझो बेटा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हमें याद है, अगर मान लो हमने एक बड़ा सा पत्थर ले लिया और एक पंख ले लिया, छोटा सा पंख ले लिया, कोई हल्की चीज़, दोनों को एक ही समय पे गिराया नीचे की तरफ, सबसे पहले कौन गिरेगा नीचे? पत्थर गिरेगा, ये नहीं गिरेगा, क्योंकि जब नीचे आ रहा होता है तो घर्षण, हवा के घर्षण की वजह से इसका स्पीड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। एयर का जो घर्षण होता है उसकी वजह से स्लो हो जाता है ना। तो ये पहले नीचे गिरेगा। अब ज़रा समझो, दोनों को फिर एक साथ गिराए लेकिन बीच में से हवा निकाल दे, पूरा एयर निकाल दे, वैक्यूम क्रिएट कर दे, तब दोनों साथ में गिरेंगे या पहले कौन गिरेगा बाद में कौन गिरेगा? तो याद रखो, जब इन दोनों के सरफेस के बीच में कोई घर्षण है ही नहीं, हवा का घर्षण नहीं होगा, तो ये फर मतलब ये पंख और ये पत्थर एक साथ नीचे बेटा गिरेगा। ये बात मेरा समझ लेना। तुम लोग को मैं एक बार वीडियो भी दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हुआ था ये। तो जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े तभी ये बल प्रयुक्त हो रहा था, परंतु हमारे हाथ के द्वारा विपरीत दिशा में लगाया बल उसको संतुलित कर रहे थे। वो पत्थर स्थिर था। अपने हाथ द्वारा छोड़े गए दिए जाने पर केवल गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होने के कारण उसके प्रभाव कारण पत्थर नीचे गया। जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव कारण नीचे गतिमान हो, उस गति को मुक्त पतन कहते हैं, अर्थात पत्थर मुक्त पतन होता है। मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग शून्य होता है और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी मुक्त पतन के समय हवा के कारण होने वाले घर्षण का पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है, अर्थात यथार्थ रूप में हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, कि वो केवल निर्वात में ही संभव। निर्वात मतलब क्या होता है बेटा इंग्लिश में? इसको हम वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ पे एयर नहीं होता बेटा, याद रखने बात। तो मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय का वेग और उसे लगने वाली समय विधि हम न्यूटन के समीकरण के उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो देख सकते हो बेटा, हम यहाँ पर लिखे थे, है ना, मैंने बताया था फॉर्मूला। अगर मैं लिखूँ v = u + gt, अब u अगर 0 हो गया तो फार्मूला बन के ये हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास एक फार्मूला था s = ut + हाफ at², हमने यहाँ पे gt² कर दिया। अगर u अगर 0 है, जो प्रारंभिक वेग अगर 0 है, तो ये फार्मूला बन के ये हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या था? v² = u² + 2as, तो अगर u 0 है तो फार्मूला बन के ये हो जाएगा। बस उतना ही आपको याद रखना है ना। अभी कुछ प्रश्न है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने, वो सारे फार्मूला, ये तीनों फार्मूला यूज़ करके। ओके, चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है अब वो समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आपको पता ही है, जब कोई सब्सटेंस रेस्ट पे होता है, एक जगह पे होता है, उसके अंदर जो स्टोर ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो बेटा है तो कॉमन ही है, बट समझो बात को। पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण, स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है। पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर वो बढ़ती जाती है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। m द्रव्यमान तथा पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर वो शून्य हो जाती है। ऐसा हमने देखा, क्योंकि हाइट कम हो जाता है बेटा, क्योंकि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण g का मान स्थिर मान सकते हैं और उपयुक्त सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, परंतु h का मान अधिक होने के कारण g के मान की ऊंचाई के अनुसार कम हो जाते हैं। पिंड पृथ्वी के अनंत दूरी होने पर g का मान हम शून्य मान लेते हैं, क्योंकि हाइट इन्फिनाइट हो जाती है। तो पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता और g की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस प्रकार हम फिर से पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। इसी कारण वहाँ पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, अर्थात दूरी उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋण होती है। पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये होती है बेटा, या m और r पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या है। मुक्त वेग और पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, ये एक ऐसा वेलोसिटी, एक ऐसा वेग है जो जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है और बहुत तेज़ी से जा रही है और जैसे ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से छूटेगी, वो उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे देखो, गेंद को ऊपर फेंकने पर उसका वेग कम होता जाता है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कारण होता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं।
इसलिए गेंद का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा गेंद उतनी अधिक ऊंचाई हो जाएगा। ये इसी कारण है कि जितना अधिक प्रारंभिक वेग होगा उतनी अधिक गेंद पृथ्वी के आकर्षण का प्रतिरोध कर सकेगी, उतनी अधिक ऊंचाई पर जा सकेगी। तो याद रखना बेटा, यदि हम गेंद का प्रारंभिक वेग बढ़ाते गए वो अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाएगी तो एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग होगा जो उसका वेग के फेंकी गई गेंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। प्रारंभिक वेग के इस मान को हम क्या कहते हैं, मुक्त वेग कहते हैं, क्योंकि इस वेग से ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से मुक्ति पा सकता है, और जैसे मुक्ति पाया वो चला गया स्पेस में। सो मुक्ति वेग का सूत्र हम ऊर्जा के अविनाशिता के सिद्धांत का उपयोग निम्नानुसार कर सकते हैं। तो प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग से सीधे ऊपर जाने वाला पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण यह बल अनंत दूरी पर ही शून्य होता है। अर्थात पिंड के इस बल को मुक्त होने के लिए अनंत दूरी पर जाना पड़ता है। तो बेटा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रखना पड़ता है। आप देख सकते हो फॉर्मूला, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गतिज ऊर्जा इतना है, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा ऐड करना आपको। अनंत दूरी पे गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा 0 और कुल ऊर्जा 0, याद रखो ये, ठीक है। और ये फॉर्मूला ऊर्जा के अविनाशिता के नियम के अनुसार से दोनों एनर्जी इक्वल होती है, तो इक्वल 0 कर दिया, फिर v² निकालना है, तो ये आपका जो हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं मुक्त वेग, ठीक है, जिसका कितना स्पीड है 11 चंद्र या दूसरे ग्रह भेजने वाले अंतरिक्ष यानों के प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के अधिक होने की आवश्यकता होता है, ताकि वे यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अन्य ग्रह पे जा सके। तो बेटा अगर पृथ्वी से बाहर निकलना है तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल से आगे निकलना पड़ेगा, और उसके लिए आपका जो मुक्ति वेग है वो काम आता है, और आपका जो इनिशियल वेग है प्रारंभिक वेग काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी दूर तक जाना चाहिए उसी वेग के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग के लिए जो होमवर्क है वो मैं बता देता हूँ, ये वाला आपको करना है। इस पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।